चलो आज अपने को 3-4 छोटे छोटे ऑडिट करने हैं। अभी तक हमने क्या किया है, गवर्नमेंट ऑडिट किया और गवर्नमेंट ऑडिट किया, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एनजीओ किया, फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन किया और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कर लिया, राइट। ठीक है, कल अपन ने एजुकेशन किया था, उसके अंदर 3 क्वेश्चन पड़े थे, राइट। इसमें 3 पढ़े थे, चैरिटेबल में 3 पढ़े थे और एजुकेशन में 2 पढ़े थे। ठीक है, पहले क्विकली एक बार वो रिवाइज करा देता हूँ। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, सबसे पहले पढ़ा था अपन ने सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन में हमने पढ़ा था कि जो भी चेंजेस हुए हैं सब्सक्रिप्शन में, लाइफ मेंबरशिप या एनुअल में, वो देख लो। उसके अलावा क्या आपने ऑफिशियल रिसिप्ट इशू करी है, मतलब सब्सक्रिप्शन के पैसे लिए क्या आपने रिसिप्ट इशू करी है। ठीक है, अगर रिसिप्ट का काम है तो आपको 5 चीजें चेक करनी है। 2 चीजें तो रिसिप्ट बुक को लेके है कि अनयूज रिसिप्ट बुक प्रॉपरली रखी है क्या, है ना, जितनी भी अपना पीरियड है उसकी अपने सारी बुक्स ऑप्टेन करी है क्या। उसके अलावा आपको काउंटर फॉइल चेक करने हैं कैश बुक से। ठीक है, कि आपने रिसिप्ट फाड़ के दिया, काउंटर फॉइल पे लिखा है कि आपने ₹1,00,000 का सब्सक्रिप्शन लिया 1 जनवरी को, तो आपको कैश बुक में जाके देखना है कि वो ₹1,00,000 दिख रहा है क्या। प्रिंटेड लिस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन आपको ऑप्टेन करना है, उसको टैली करना है विद द कलेक्शन अकाउंट कि उतना कलेक्शन हुआ है क्या। और लास्ट में जितना अपना रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन और डोनेशन, जितना अपना रिसीव हुआ है वो आपको रिपोर्ट से मैच करना है। उसके बाद में आपका आया इन्वेस्टमेंट इनकम। ठीक है, हमने बोला इसमें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कर लेना। ठीक है, उसके अलावा आपको जो इंटरेस्ट बियरिंग वाले हैं उनके लिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कर लेना। उसके अलावा डिविडेंड इंटरेस्ट को काउंटर फॉइल से टैली कर लेना। उसके बाद में देखना कि अप्रोप्रिएट डिविडेंड रिसीव हुआ है क्या, जो जो भी इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड मिल जाना चाहिए था, है ना। उसके बाद में अगर कम डिविडेंड है, एक्स डिविडेंड है, तो उसकी बात थी कि वो डिविडेंड बराबर मिला है क्या। एक्स डिविडेंड है तो डिविडेंड मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कम डिविडेंड है तो मिलना चाहिए। उसके बाद में आपको डिविडेंड का जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसको शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट से चेक करना है कि शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट में कौन सी कंपनी में हमारा इन्वेस्टमेंट है वर्सेस उसमें कितना कितना अपने को डिविडेंड मिलेगा। ये होगा इन्वेस्टमेंट इनकम। उसके बाद में आते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर में हमने पढ़ा था कि जो भी ग्रांट्स दी है, जो भी ग्रांट्स दी है आपको उसका पेमेंट देखना है कि बराबर सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने दिया है, बराबर है। ठीक है, और उसके बाद में चैरिटेबल पर्पस के लिए दिया है और कोई ट्रस्टी या डायरेक्टर को उसका बेनिफिट नहीं हुआ। तो अगर एक्सपेंडिचर की बात करें चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की, तो उसका एक्सपेंडिचर क्या होगा, बहुत ने बहुत उसने किसी को ग्रांट दिया होगा। ठीक है, उसके बाद में कोई एसेट खरीदा होगा तो उसको इन्वेंट्री चेक करना है, एसेट चेक करना है। ठीक है, मूवेबल इमूवेबल सब चेक करना है। उसके अलावा कैश और बैंक पेमेंट चेक करना है कि कैश बैंक से कोई पेमेंट गया है किसी को। उसके अलावा आपको असर्टन करना है कि जो भी फंड्स है जो स्पेशल पर्पस के लिए कंट्रीब्यूट हुए हैं वो उसी के लिए यूटिलाइज हुए। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है। देखो ग्रांट वाउच करना है, देखना है कि वो चैरिटेबल पर्पस के लिए है क्या और किसी भी ट्रस्टी के बेनिफिट के लिए नहीं जा रहा। और अगर आपने ग्रांट या डोनेशन दिया है तो वो अगर कोई स्पेशल पर्पस के लिए दिया था तो वो उसी पर्पस के लिए यूज हुआ है। फिर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आए, हमने देखा फीस फ्रॉम रजिस्टर। इसमें 2 पॉइंट थे स्टूडेंट रजिस्टर के। आपको स्टूडेंट फी रजिस्टर जो है उसको क्लास रजिस्टर से टैली करना है। ठीक है, और आपको वेरीफाई करना है कि इंटरनल चेक का प्रॉपर सिस्टम है कि जो भी डिमांड है वो टाइमली रेस हो जा रही है। उसके बाद में आपको देखना है कि फी रजिस्टर के सारे जो कॉलम्स है उसका टोटल करो और देखो कि आपको कोई अगर एडवांस मिला है तो बराबर कैरी फॉरवर्ड हुआ है, कोई इरिकवरेबल है तो राइट ऑफ हो गया है। उसके बाद में आपको देखना है कि जो एडमिशन फीस है वो कैपिटल में चली गई है। अगर आपको फ्री स्टूडेंटशिप है तो वो ऑथोराइज पर्सन ने दिया है। अगर लेट पेमेंट का फीस है तो वो भी ऑथराइज पर्सन ने लिया है। और उसके जाने के पहले देख लो कि हॉस्टल ड्यूज रिकवर होगा या नहीं होगा। उसके बाद में था एक्सपेंडिचर। एक स्कूल के एक्सपेंडिचर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टाफ पे होगा। तो स्टाफ का प्रोविडेंट फी और स्टाफ की इंक्रीजिंग सैलरी और प्रॉपरली सैंक्शन है क्या। उसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, स्कूल का स्टेज बन रहा है, ये बन रहा वो बन रहा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बराबर सैंक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, कमेटी ने बराबर सैंक्शन किया है क्या। और लास्टली स्कूल देती है डोनेशन। तो वो डोनेशन जो है जो स्कूल की एनुअल रिपोर्ट है उससे वो डोनेशन मैच करो। और अगर कोई डोनेशन स्पेशल पर्पस के लिए थे तो वो उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज हुए क्या, वो आपको देखना है। ठीक है, अब ये हो गया आपका अब आप मैं आता हूँ ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल पे। ठीक है, ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल। अब ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल में आप इमेजिन करो कि आप एक हॉस्पिटल में अगर हो तो हॉस्पिटल में क्या क्या होता है, मतलब डेथ और बर्थ नहीं बोल रहा हूँ मैं, खर्चे के बाद ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से सोचो क्या क्या होता है। ठीक है, एक अगर हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है, ठीक है ना, ये अगर हॉस्पिटल है, यस। अभी यहाँ पे क्या क्या होता है,
लोग, अरे चर्च नहीं है ये भाई, रेड क्रॉस, ठीक है। अरे मेरे को भी आता बताते, ये खिड़की है हॉस्पिटल की, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या होता है, लोग भर्ती होते हैं, ठीक है, तो उनको भर्ती होने पे चार्ज लगते हैं, रूम चार्ज वगैरह लगेगा, राइट। उसके अलावा दवाई लगेंगी, उसके अलावा डॉक्टर की फीस लगेगी, ठीक है। उसके अलावा कंज्यूमेबल्स रहेंगे जो ऑपरेशन में लगते हैं, ग्लव्स वगैरह वो सब चीज, और क्या लगेगा, फूड। आजकल बहुत चलन है, कौन सा हॉस्पिटल का खाना अच्छा है। इसमें मैंने देखा था एक ब्लॉग, एक ब्लॉगर, उसने क्या किया, मतलब अपन स्क्रॉल करते ना, तो उसने क्या, वो क्या कर रहा है, 3-4 हॉस्पिटल जा रहा है, इसी कैंटीन ऐसी है, यहाँ पे ये खाना अच्छा है, यहाँ पे है, पागल है, हॉस्पिटल को खाने के लिए आते हैं, ठीक है। तो उसके जो होटल होटल बोल रहा, खाने फूड, फूड है, फूड के जो बिल है, वो बिल बराबर रेज हुए नहीं है, और क्या होगा हॉस्पिटल में, इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट खरीदा, मशीनरी खरीदी, एमआरआई वगैरह मशीनें रहती ना अंदर जाते अपन वो सब, तो वो मशीन, और नहीं कंज्यूमेबल में आ गया ना, और हाँ स्टाफ की सैलरी है, यस, स्टाफ की सैलरी है, बस। हाँ मेंट है तो ठीक है, सभी में होता है, चलो ठीक है ना। एक ओवरऑल आइडिया अपने को हॉस्पिटल में क्या क्या होता है। सबसे पहला एक होता होगा रजिस्टर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। अभी आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा ऑडिटर हॉस्पिटल पे, देखो कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सच्ची बोलो, ये क्वेश्चन 5 मार्क के लाएगा, 4 मार्क के लिए आएगा, नॉर्मली 4 मार्क के लिए आता है, ठीक है। तो आपको कितने पॉइंट लिखने हैं, अगर 4 के लिए आया तो 6, 5 के लिए आया तो 7, मतलब 11 में से कितने लर्न करने हैं, जो आपके मन में 7 इजी लगते वो लर्न कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। मैं आपको पूरे 11 की 11 करवाता हूँ और 7-8 लर्न कराता हूँ। पहले बात करते हैं रजिस्टर ऑफ पेशेंट्स की। जब भी कोई मरीज आता है, आपने मुन्ना भाई देखी होगी, तो बोला पहले एंट्री करनी पड़ेगी, वो एंट्री पे खड़े रहते लाइन में, फिर अल्टीमेटली उसको चाकू या बंदूक निकालना ही पड़ता है कि ला तेरी पहले एंट्री करता, तो फिर वो उसको पहले अंदर लेते। सही बात है, आजकल वो सिस्टम क्लोज हो गया, पहले अंदर लेंगे, उसको ठीक करेंगे, एंट्री साइड में करते रहेंगे। तो वाउच द रजिस्टर ऑफ पेशेंट्स, उसमें लिखा होता है नाम क्या है तुमचा, कुठून आला, आपकी डेट ऑफ भर्ती क्या है, आपकी एज क्या है, नातेवाईक कौन है, पूरा पूरा डालते हो, ठीक है। तो वाउच द रजिस्टर ऑफ पेशेंट्स विथ कॉपीज ऑफ बिल इशू टू देम। उनको बिल इशू किया होगा तो बिल की कॉपी अपने पास में होती है ना, वो कॉपी दे, कि मान लो एक आदमी भर्ती हुआ है ना, उसका रजिस्टर ऑफ पेशेंट में नाम है, तो क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, जो लिस्टेड एंटिटीज हैं, जो लिस्टेड हॉस्पिटल, पता है हमको, हॉस्पिटल्स लिस्टेड भी है स्टॉक एक्सचेंज में, एनीबडी एनी कैन, अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, ठीक है, स्टार भी होगा लेकिन नहीं पता, अभी हुआ है हाल ही में मणिपाल, बहुत बड़ी चेन हॉस्पिटल्स की, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है ना इनका, आपको याद होगा तो टेलीकॉम कंपनी मैंने एआरपीयू बोला था आपको, एवरेज रेवेन्यू पर, तो वैसा ही कंसेप्ट इनका भी कुछ तो होता है, ठीक है। क्योंकि शेयर मार्केट में कोई दरियादिरी थोड़ी है, ठीक है, वो ये नहीं देते कितने लोग मरे कितने लोग पैदा हुए, वो उनको देखना है कितना कमाया, सिंपल है। तो कभी कभी क्या करती है कंपनी, रजिस्टर ऑफ पेशेंट्स को इन्फ्लेट कर देती है, कि हमारे पास में इस साल में 1 करोड़ पेशेंट भर्ती हुए थे, एज एन अचीवमेंट दिखाते वो लोग। लेकिन अगर उतना बिल इशू ही नहीं हुआ, मतलब तेरे फेक है ये, ऑडिटर को तो चेक करना पड़ता है शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से ना। तो रजिस्टर ऑफ पेशेंट्स को चेक करना है कि उनको कुछ तो बिल गया होगा ना, सिर्फ ऐसे नाम लिख दिया क्या, कुछ तो उसने 1 रुपए की क्रॉसिंग लिया होगा भाई, कुछ तो लिया होगा। तो वो वेरीफाई बिल्स फॉर अ सिलेक्टेड पीरियड विद पेशेंट्स अटेंडेंस रिकॉर्ड, पेशेंट्स का अटेंडेंस रिकॉर्ड अलग बनता है। एक हो गया पेशेंट का रजिस्टर कि कौन कौन भर्ती हुआ, अटेंडेंस मतलब जो जो भर्ती हुए वो कितने दिन के लिए थे, तो जितने दिन के लिए थे वो रिकॉर्ड चेक करो। तो क्या करना है ऑडिटर को, एक सैंपल लेना है, फॉर एग्जांपल राहुल, ठीक है, राहुल भर्ती हुआ, ठीक है, राहुल भर्ती हुआ, उसको बिल इशू किया, उसको जो बिल इशू किया वो चेक करना है, राहुल कितने दिन के लिए भर्ती हुआ, 5 दिन के लिए भर्ती हुआ, 5 दिन का नॉर्मल अमाउंट कितना होता है, उसको बिल में जो अमाउंट लगा है वो कितना है, वो टैली कर लो, सिंपल। तो आपको रजिस्टर ऑफ पेशेंट टैली करना है विद कॉपीज ऑफ बिल इशू टू देम, और आपको बिल वेरीफाई करना है फॉर अ सिलेक्टेड पीरियड। सिलेक्टेड पीरियड क्यों, अरे तू ऑडिट कर रही है, कुछ साझा कर रही होगी ना, सेक्शन 26, 27, 27, 28, सिलेक्टेड पीरियड में जो पेशेंट का अटेंडेंस रिकॉर्ड है उससे टैली करना है कि जो बिल उसको इशू किया है वो करेक्टली प्रिपेयर हुए है क्या।
तो रजिस्टर ऑफ पेशेंट क्या करना है, चेक द रजिस्टर ऑफ पेशेंट विद द कॉपीज ऑफ बिल इशू टू देम, और वो जो बिल इशू किया है उसको कैसे चेक करेगा, पेशेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड, चेक द बिल इशूड विद द पेशेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी। क्लियर है? तो यहाँ पे 3 चीजों को आपको अंडरलाइन करना है, रजिस्टर ऑफ पेशेंट, कॉपीज ऑफ बिल और पेशेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड। डन है पहला पॉइंट। देखो साथ साथ में लर्न करना है, ठीक है, मैं बोल के दिखाऊंगा, आप भी बोल के दिखाना, ठीक है। तो ये हो गया रजिस्टर ऑफ पेशेंट नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 कलेक्शन ऑफ कैश, collection of cash, check cash collections as entered in the cash book with the receipts, counterfoils and other evidence, for example copies of patient bill, counterfoils of dividend etc, है ना। अभी जो भी आपके हॉस्पिटल में कैश आया, एक तो हॉस्पिटल ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, या हॉस्पिटल में कोई चीज का भाड़ा आता होगा, होता है ना हॉस्पिटल में, दवाखाना बोल रहा, ये दवाई का दुकान, मेडिकल का दुकान भाड़े पे देते हैं, उसका रेंट आता होगा। तो ये जो भी है सब कैश कलेक्शन में आ रहे हैं, आपको वो कैश कलेक्शन को वाउच करना है। कैसे वाउच करेगी, पेशेंट को जो बिल दिया उससे वाउच कर ले, कि अगर तूने कैश कलेक्शन में इस साल में लिखा कि सर 1 करोड़ का कैश कलेक्ट हुआ, तो वो 1 करोड़ के बदले तेरे पास में पेशेंट के बिल होने चाहिए, है ना। कोई डिविडेंड आया है तो उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए, कोई भाड़ा आया है तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, समझा ना। तो आपको कलेक्शन ऑफ कैश चेक करना है, चेक द कैश कलेक्शंस एज एंटर्ड इन द कैश बुक विद द रिसिप्ट्स, द काउंटर फॉइल्स, है ना, अदर एविडेंस, एग्जांपल कॉपीज ऑफ पेशेंट बिल। आप मन से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? पहला क्या था, कैसे चेक करोगे, उसको कैसे चेक करोगे, क्यों चेक करोगे, परफेक्ट। उसके बाद में कलेक्शन ऑफ कैश क्या करोगे, चेक द कैश कलेक्टेड विद व्हाट, विद अदर एविडेंस सच एज पेशेंट्स बिल, डिविडेंड, काउंटर फॉइल्स, रिसीप्ट्स एटसेट्रा। चलो सर दूसरा भी हो गया। तीसरा है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रेंट एटसेट्रा, सबसे इजी। मणिपाल हॉस्पिटल ने इन्वेस्टमेंट कर रखे होंगे, अलग अलग म्यूचुअल फंड में डाल रखे होंगे, डिबेंचर में डाल रखे होंगे, भाड़े पे दे रखी होगी प्रॉपर्टी, तो इन्वेस्टमेंट का एक बनता है रजिस्टर, जैसे बनता है पेशेंट का रजिस्टर वैसे बनता है इन्वेस्टमेंट का रजिस्टर। तो जितने भी अपने इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आप कहाँ दिखेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट रजिस्टर में। तो आपको देखना है कि ऑल इनकम शुड हैव बीन रिसीव्ड, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखे थे उसके अगेंस्ट जितनी भी इनकम आपको मिल जानी चाहिए थी, बाय वे ऑफ रेंट, बाय वे ऑफ डिविडेंड, बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, वो आपको मिल गई है, समझा। वापस चेक इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, चेक इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, चेक इन्वेस्टमेंट रजिस्टर टू सी दैट any interest, dividend or rent which should have been received on investments have been collected। समझा? 3 पॉइंट हो गए, एक तो पेशेंट का रजिस्टर देखेंगे, एक कैश कलेक्शन देखेंगे और एक इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट देखेंगे। ठीक है। लीगेसीज और डोनेशन, ascertain that the legacies मतलब काइंड ऑफ डोनेशन ही पकड़ो हम, ascertain that the donation received for a specific purpose have been applied in the manner agreed। से फॉर एग्जाम्पल एक कोई बहुत अमीर आदमी है ना, उसका बेटा एकदम मिरेकुलसली जिंदा हो गया, ठीक है, उसने बोला कि मैं आपको ग्रांट देता हूं, इस ग्रांट से भव्य मंदिर बनाओ, यहाँ पे श्री कृष्ण का मंदिर बनाओ, यहाँ पे लोगों को जरूरत पड़ेगी, ठीक है, पैसा दिया, उन्होंने मंदिर बनाया। तो आपको देखना है एज एन ऑडिटर कि जो काम के लिए डोनेशन दिया था, मान लो मंदिर के डोनेशन दिया और हॉस्पिटल ने बोला सारा स्टाफ मालदीव घूमने जाओ, खुशी की खबर है हमने किसी को बचाया है, अरे पागल आदमी, छुट्टी पे लोग मर रहे हैं वो क्या। तो ascertain that donation received for specific purpose have been applied in the manner, जो मैनर में आपने एग्री किया था कि हाँ हम इस पैसे से मंदिर बनाएंगे, देखो मंदिर बनाए, ठीक है। 4 पॉइंट, एक तो पेशेंट का रजिस्टर, एक कैश कलेक्शन, एक इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और एक डोनेशन, ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद में ऑथोराइजेशन और सैंक्शंस, वाउच करो कि जितने भी परचेस करे हैं, जितने भी खर्चे करे हैं, जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करे हैं, है ना, ये यहां तक तो इनकम की बात हो गई, कर लू इसको मैं अंडरलाइन, यहां तक इनकम हो गया पूरा, काइंड ऑफ इनकम हो गया, 4 इनकम के पॉइंट्स थे। अब ये खर्चे वाला पॉइंट चालू हो गया, ठीक है। चल क्या बोल रहा वो, एक हॉस्पिटल क्या करेगा, या तो कुछ परचेस करेगा, कुछ खर्चा करेगा, या कोई
कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा, भाई बड़ी बड़ी मशीनें लेनी है, आजकल स्कैनर कितने बड़े बड़े आ गए, राइट। तो ये सब जो इंकर हुआ था ये कोई मनमानी से नहीं कर रहा है, डॉक्टर संजीवनी बोल रही है ना, प्रॉपर सैंक्शन होना चाहिए ट्रस्टी का, मैनेजिंग कमेटी का। समझ में आ गया बात, है ना। तो आपको वो चेक करना है, सिंपल सा पॉइंट है, ऑथराइजेशन सैंक्शन। उसके बाद में ग्रांट और टीडीएस वेरीफाई करिए कि ग्रांट इफ एनी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी हैज बीन ड्यूली अकाउंटेड फॉर। अगर आपको कोई ग्रांट मिला है, अगर आपको कोई ग्रांट मिला है तो आपने उसकी अकाउंटिंग बराबर करी है क्या। अकाउंटिंग मतलब अगर तेरे को फुकट में मिला तो देख ले, उसमें 1 रुपए का अकाउंटिंग करनी पड़ती है ना। अगर मान ले वो डेप्रिशिएबल एसेट है तो तू उसके एसेट में से लेस करनी पड़ती है, या फिर तू डेफर्ड रेवेन्यू ग्रांट रेवेन्यू अकाउंट डीआरआर जो बोलते हैं अपन, डेफर्ड रेवेन्यू ग्रांट जो भी नाम है उसका, ठीक है, वो क्रिएट करना पड़ेगा। यस, तो वो देख लेगी उसकी अकाउंटिंग बराबर हुई है। ऑल्सो दैट रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ टीडीएस हैज बीन क्लेम्ड। ओहो, ये कोई एक्सप्लेन करेगा क्या, कर सकते हो तो ठीक है। हाँ इसी का जी बोलिए। ओहो, नो 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 नो, ये टीडीएस का पॉइंट अलग है, ग्रांट का पॉइंट अलग है। ग्रांट का पॉइंट यहाँ तक खत्म हो गया। हाँ, हॉस्पिटल को टैक्स लगता नहीं है नॉर्मली, हॉस्पिटल को टैक्स नहीं लगता है। तो हॉस्पिटल को होने वाली जो इनकम है, अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल ने कोई कोई किसी को डिबेंचर, किसी के डिबेंचर में पैसा डाला होगा, या कोई सिंपल कोई बैंक में एफडी क्रिएट करी होगी, वो बैंक ने एफडी पे इंटरेस्ट दिया होगा, उसने इंटरेस्ट पे टीडीएस काट लिया। अरे भाई मेरे को लगता ही नहीं है इनकम टैक्स, तूने टीडीएस क्यों काटा, अब मेरे को उसका रिफंड मंगाना पड़ेगा, वो चेक कर लो, सिंपल है। तो ये भी इनकम का पॉइंट है, ठीक है। अभी देख 5 इनकम के पॉइंट है, पहला बता, बोलना भाई बैठा है पेशेंट, और मैं क्या बोल रहा हूँ, देखने का काम क्यों बोल रहा है, तो तू याद ही तो करना है, बैठे बैठे तू ख्यालों में समर्थ क्यों है। अरे वो घर पे है। रजिस्टर ऑफ पेशेंट पहला क्या है, दूसरा कैश कलेक्शन, तीसरा, चौथा क्या, दो लेके छोड़ दो, डोनेशन मिला कोई, और पांचवा ग्रांट मिली और टीडीएस, ठीक है। डोनेशन मिला तो जो पर्पस के लिए मिला वो पर्पस के लगाना है। ग्रांट अगर मिली है तो देख लो उसकी अकाउंटिंग अकाउंटिंग बराबर हुई है क्या, ठीक है। वापस से 5 इनकम के पॉइंट, रजिस्टर ऑफ पेशेंट, कैश कलेक्शन। एक सेकंड, कैश कलेक्शन का पॉइंट क्या था, चेक द कैश कलेक्टेड फ्रॉम, हाँ फ्रॉम रिसीव्ड काउंटर फॉइल्स, एग्जांपल पेशेंट अटेंडेंस रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर ऑफ पेशेंट्स और कैश कलेक्शन और ग्रांट और डोनेशन और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, 5 ग्रांट डोनेशन को आजू बाजू में बोल देना, ठीक है। खर्चे का एक पॉइंट है, और ऑथराइजेशन सैंक्शन मतलब जो भी खर्चे किए बराबर सैंक्शन होना चाहिए। चलो बढ़िया हो गया, 6 पॉइंट हो गए। अब आ जाओ बजट, बजट वाला काट दो, देन दो, अच्छा वाला पॉइंट करेंगे। हाँ ये वाला पॉइंट बढ़िया है, इंटरनल चेक, डेप्रिसिएशन, ठीक है। बाकी मैनेजमेंट रिव्यू तो बहुत इजी पॉइंट है, इन्वेंट्री भी करना है तो कर लेना, छोड़ देना। चलो इंटरनल चेक देखते हैं, एग्जामिन करिए द इंटरनल चेक। इंटरनल चेक मतलब काइंड ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। एज रिगार्ड्स टू द रिसिप्ट ऑफ स्टोर्स मेडिसिन लिनन apparatus clothing instrument and issue of stores मेडिसिन लिनन apparatus clothing instrument। अरे भाई पेशेंट को कपड़े बनाते, खुद कपड़े पहनते, ग्लव्स में लगाते, है ना, एपरेटस वो स्टेटोस्कोप वगैरह सब जो लगाते हैं ना, क्या नाम है उसका, हाँ वो सब करते, ठीक है। तो ये खरीदना पड़ता हॉस्पिटल को बार बार, उसको बोलते रिसिप्ट, खरीदने को बोलते हैं रिसिप्ट। इशू मतलब तुमने डॉक्टर को दी है, पेशेंट को दी है, तो इसमें इंटरनल कंट्रोल क्या है, जो भी आ रहा मन में खरीद ले रहा, अमेजोन से परचेस कर लिया, ऐसा होता क्या, कोई कमेटी कोई डिपार्टमेंट होगा, उसको रिक्वायरमेंट देनी होगी, भैया ये कपड़े खत्म हो गए, ये मंगाने पड़ेंगे, है ना, ये ऐसा वो वैसा, अपन जो हॉस्पिटल के बेड है उस पर चद्दर है, वो चद्दर हाइजीनिक होनी चाहिए क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी वल्नरेबल है। तो वो सब उसकी रिसिप्ट और इशू पे इंटरनल चेक क्या है वो वेरीफाई कर लो, है ना। सो एज टू एंश्योर दैट परचेजेस हैव बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, जो भी परचेज तुमने करे हैं स्टोर्स के मेडिसिन के इसके, वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुए हैं, है ना, इन द इन्वेंट्री रजिस्टर, एंड दैट द इश्यूज हैव बीन मेड ओनली अगेंस्ट प्रॉपर ऑथराइजेशन। मतलब जो रूम में वो सब रखे उस रूम को कोई आई स्कैनर वगैरह होना चाहिए, कोई आई कार्ड लगाना होना चाहिए, सब कोई भी आके रूम नहीं खोल रहा है ना, ऐसा है, समझा। तो इंटरनल चेक आपको देखना है। चलो
फटाफट बोलो इनकम के पॉइंट। रजिस्टर ऑफ पेशेंट, कैश कलेक्शन, ग्रांट, डोनेशन, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, उसके अलावा खर्चे का पॉइंट, ऑथराइजेशन सैंक्शन, और उसके अलावा इंटरनल चेक। डेप्रिसिएशन तो कुछ भी नहीं है, पढ़ने का भी काम नहीं है, मन से लिख देना। और उसके बाद में मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन ले लेना, गेट प्रॉपर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन एंड सर्टिफिकेट विद रिस्पेक्ट टू वेरियस एस्पेक्ट्स कवर्ड ड्यूरिंग द ऑडिट। एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले लेना कि सर आपके हिसाब से सब कुछ सही है ना, हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया, आप लिख के दो। ठीक है, कल कुछ हुआ था अपन उसमें भी थोड़ा नाम डाल सकते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री, ऑप्टेन इन्वेंट्री स्पेशली ऑफ स्टॉक स्टोर्स एट द अंदर, ये सब सेम ही है पॉइंट यहाँ का, तो ये वाला काट दो। तो 2 पॉइंट मैंने कटवा दिए, बजट और इन्वेंट्री काट दो। ठीक है, 9 पॉइंट तुम्हारे लर्न हो गए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, बस हो गया 9 पॉइंट। हेडिंग बोल सकता कोई? ठीक है, सब लोग मिलकर हेडिंग डिवाइस करें। ठीक है, और खुद से, ऐसा नहीं मेरे पीछे, खुद भी सोचो। ठीक है, पहला है एकदम शांति से, पहला बोलो सिर्फ, दूसरा बोलो, तीसरा बोलो, वो इनकम पर डोनेशन, पांचवा बोलो। पहले ग्रांट डोनेशन बोलो, ग्रांट और टीडीएस और डोनेशन में मंदिर का एग्जांपल था, जो पर्पस के लिए मिला वो पर्पस के लिए लगाना है। पांचवा खत्म हो गए, इनकम के पॉइंट खत्म हो गए। अब खर्चे का बताओ। ठीक है, वो भी हो गया। अब बताओ इधर, फिर डेप्रिसिएशन, और आखिरी मैनेजमेंट रिप्रेजेंट। इन्वेंट्री छोड़ दो भाई, मैनेजमेंट रिप्रेजेंट। चलो अभी क्लब चालू करो क्या? ठीक है, एक क्लब अपना आकोला में तो है नहीं, वैसे गोवा तो सिर्फ नाम है, गोवा सब जगह क्लब है। कभी गए हो बेंगलोर? बेंगलोर, दिल्ली जाओ, बेंगलोर जाओ, मुंबई जाओ, तो क्लब मिलेंगे। नागपुर में भी नहीं है, विदर्भ तो इतना सूखा सूखा है ना, नागपुर में भी ढंग के क्लब नहीं है। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग। ठीक है, अभी अपन जाएंगे इगतपुरी बाग क्लब में जाएंगे ना, खुद का ही बनाना पड़ेगा, वहां थोड़ी क्लब है। ठीक है, चलो। तो ऑडिट ऑफ क्लब, अच्छा क्लब में क्या क्या होता है? अपने हॉस्पिटल का इमेजिन किया, क्लब का इमेजिन करो। चलो क्या क्या हुआ क्लब में? सबसे पहला आता दिमाग में फूड। ठीक है, उसके बाद में डीजे। ठीक है, फिर ड्रिंक्स हो गए, मॉकटेल्स कॉकटेल सब हो गए, और हाँ हाँ लाइट्स है। और अच्छा, एक दो तरह के क्लब होते हैं, एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा है ना सब्सक्रिप्शन बेस्ड क्लब भी होते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जब बीसीए में थे, नागपुर में विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन में, तो वहां पे ना उनका खुद का क्लब था, नया नया बना था। तो नागपुर के जितने भी जो भी क्लब ओनर्स है, मतलब क्रिकेट क्लब ओनर्स है, उनको बहुत रीजनेबल अमाउंट पे सब्सक्रिप्शन दिया था लाइफ टाइम। उसके अलावा देवेंद्र फडणवीस हो गया, गडकरी हो गए, ये सबके उसमें सब्सक्रिप्शन थे। ठीक है, क्लब में। तो वो क्लब क्या करता है बेसिकली, एक क्लब बनाया ऐसा पूरा। ठीक है, जैसे यहाँ पे विजय का ग्राउंड है जामठा का, तो यहाँ पे वो क्लब है। अब वो क्लब क्या करता है, मतलब मैंने मेरी पढ़ाई के पहले, ये तो मैं 11th 12th में था, तब ये कंसेप्ट मैंने वहां पे देखा था फर्स्ट टाइम। तब ये क्लब में क्या होता है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके रहते हैं सब्सक्रिप्शन, किसी का एनुअल रहेगा, किसी का लाइफ का रहेगा। अब इनको क्या होगा ना, इनको यहाँ पे ये लोग क्यों करते हैं सब्सक्राइब, पता है आपको? कोई दान धर्म नहीं, यहाँ वो इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे मिलता है उनको सॉलिड खाना। ठीक है, प्लस वो मिलता है एकदम चीप रेट। चिली पनीर 400 रुपये प्लेट है, वहां मिलेगा 100 रुपये, और गांव से बेटर। ठीक है, तो हम हमारे जो सर थे, मतलब जिनका क्लब था, ठीक है, तो हम तो क्या एकेडमी में सिलेक्ट हो गए थे। एकेडमी के लड़कों को वहां पे एक्सेस फ्री था, क्योंकि वहां पे हमारी फैसिलिटीज थी। हमारा स्विमिंग पूल बोलो, स्क्वॉश बोलो, ये बोलो, हमारा ट्रेनिंग एरिया, जो जिम ट्रेनिंग एरिया है वो सब था। तो हम लोगों को खाना पीना भी एक रेस्ट्रिक्टेड टाइम तक वो था, क्योंकि हम लोग रहते थे एकदम गंदे तरीके से। और शाम को 7-8 बजे के बाद में आ पाते रिच क्लास। ठीक है, तो हमको 7-8 के पहले जो एक्सेस करना है हम कर सकते थे। हमको भी पनीर बोलो, ये बोलो, सब चीप रेट्स में। दारू अल्कोहल एकदम कोई भी भाव नहीं था उसका। ये कारण से लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो यहां जब हम पढ़ेंगे ना, तो दो क्लब के एंगल से बात करते हैं लोग। एक नॉर्मल जो डिस्को क्लब आप सोच रहे हो, एक इस तरीके का सब्सक्रिप्शन क्लब जहां पे मेंबर्स ने ले रखा है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो समझो एक मेंबर है, समझो एक मेंबर है, ठीक है, उसने लाइफ टाइम फीस दिया है क्लब में। अब वो क्लब क्या है, वो अपने रिलेटिव को भी लेके आ सकता खाने के लिए। ऐसा नहीं कि वो अकेला आएगा, वो अकेला आएगा तो पागल है। वो अपने दोस्तों को लाएगा, फैमिली को लाएगा, रिलेटिव को लाएगा, बिजनेस पार्टनर को लाएगा, सब अलाउड है, पैसा उसी का है। ठीक है, तो और वो क्यों लाएगा, वो एनुअली भारी भरकम फीस पे कर रहा है, वसूल तो करे। ठीक है,
तो उनको सारा खाना पीना सब कुछ थोड़ा सस्ते भाव में रहता है, वो सारी फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। वो बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्कॉश और क्या क्या बोलूं मैं, अपना स्विमिंग पूल, भयानक वाला स्विमिंग पूल, जिम ट्रेनिंग, उसमें योगा ट्रेनिंग भी अलग से होती है, मेडिटेशन होता है, आजकल वो चालू हो गया, जकूजी चालू हो गया, सब कुछ उनको फ्री में। समझा? तो वो क्लब को भी आप सोचो। ठीक है। अब ये ना बहुत बीच में एक बहुत अच्छी कंट्रोवर्सी हुई थी, अच्छी इसके लिए क्योंकि ना ब्रिटिशर्स के टाइम पे दिल्ली में एक क्लब था। ठीक है। वो क्लब का एक नाम था, वो नाम मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, अभी एक महीना पहले की कंट्रोवर्सी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वो जो दिल्ली का क्लब था ना, उसमें सारे एलाइट क्लास के लोग, इवन फिल्म स्टार्स को वहां पे अलाउड नहीं है सब्सक्रिप्शन। वहां पे सारे डिफेंस के लोग, जो पास में डिफेंस में बड़े एक लेवल के ऊपर था, सारे मिनिस्टर्स, एमपी, एमएलए, तू कोई पार्टी का क्यों ना, तेरे को वहां पे मेंबरशिप एकदम ही चीप रेट में, मेंबरशिप चीप रेट में मिलती। ठीक है। और वो लोग वही सब अपने रिलेटिव्स को ला सकते हैं। वो मतलब वो क्लब की फोटोज और वीडियोस जो है, जब वो लोगों को दिखाई गई, लोग पागल हो गए कि इंडिया में ऐसा कुछ है करके, एकर्स में। मतलब पता है आपको वहां पे स्विमिंग पूल कौन सा है? ओलंपिक लेवल पे जो स्विमिंग पूल रहता है, ओलंपिक लेवल पे वो स्विमिंग पूल उस क्लब में। सोचो आप, इतना बड़ा क्लब, और सिर्फ एलाइट क्लास के लिए था, और वहां अभी तक उनकी भट्टी जम रही थी। और उस क्लब की मेंबरशिप अगर है तो तेरा स्टेटस ऐसा है कि तू मतलब एकदम, मतलब तेरे सिविल स्कोर में भी आ जाएगा। इतना रिचनेस का लेवल उस क्लब का है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज या ऐसा कुछ है, उनके कोई एक रिलेटिव को उन्होंने मेंबरशिप नहीं दी, या कुछ ऐसा कुछ, तो उनका छोटा सा डिस्प्यूट हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को उसका दिमाग खराब हो गया। उसने क्या किया, वो पूरे क्लब के ऊपर ही इंक्वायरी बता दी कि ये 100 साल से क्या चल रहा है, लोगों का पैसा लूट रहा है। ठीक है, ऐसा बोल के इंक्वायरी बता दी। वो इंक्वायरी में जब वो इंक्वायरी की रिपोर्ट सामने आई, तो उसका पूरा खर्चा जाता है गवर्नमेंट के बजट से, क्योंकि फीस तो कुछ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी बेंच ने मिलकर ऑर्डर पास कर दिया कि ये क्लब बंद हो जाओ, सबकी सब सब्सक्रिप्शन कैंसिल करो, और एक क्लब को गवर्नमेंट की कब्जे में लो, और गवर्नमेंट इस क्लब को यूज करेगी। बोले स्पोर्ट्स के लोगों को फैसिलिटी दो, ये क्या लगा के रखा एमपी एमएलए, इनको क्या देना पड़ता? इतनी कॉन्ट्र वो एक चीज होगी जिसपे कांग्रेस बीजेपी साथ में आ गए थे कि अरे ये क्या है, क्या है, क्या है, लेकिन वो सब कैंसिल कर दिया। एक पर्टिकुलर पर्सन से थोड़ा छेड़खानी कर ली सुप्रीम कोर्ट ने, इंक्वायरी बढ़ा दी, खत्म कर दो बात। इतना भयानक क्लब है। ठीक है। अभी जब मैं गया था दिल्ली, तब मैं वो क्लब देख के भी आया था, मतलब बाहर से देखने को मिलता है। उसकी दीवारें इतनी बड़ी बड़ी है कि आपको कुछ समझना ही अंदर, ऐसा लगता है कि कोई मिलिट्री एरिया है। भयानक। नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, देख लेना गूगल पे, मैं बता दूंगा कल आके। नेहरू जी के टाइम का है वो क्लब, एक्चुअली वो फॉर्म नहीं नेहरू जी वगैरह ने करा हुआ है। जवाहरलाल हमारा फर्स्ट टाइम उसने करा हुआ है, वो और जिन्ना, वो लोग मिलके वहां पे अल्कोहल लेते थे। वो स्टोरी है उस क्लब, वो क्लब में डिसाइड हुआ इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन। सोचो आप। चलो, तो अब आते हैं क्लब, है ना? तो अभी अपने समझ में आया, इट्स नॉट ओनली डिस्को लाइट्स, इट इज दैट काइंड ऑफ क्लब, राइट, जहां पे लोग मेंबरशिप लेते हैं, उनको फायदा होता है। चलो, सबसे पहला एंट्रेंस फीस। एक एंट्रेंस फीस होगी क्लब में एंटर करने के लिए। ठीक है। वाउच द रिसिप्ट और अकाउंट ऑफ एंट्रेंस फी विद द काउंटर फॉइल इशू टू देम। जो भी काउंटर फॉइल आपने इशू किया उससे देख लो, ठीक है, कि आपको सारी एंट्रेंस फीस जो मिली है क्या, है ना? मान लो अगर 100 काउंटर फॉइल फटे थे, और एक काउंटर फॉइल का ₹1,00,000 का कीमत है, मतलब 1 करोड़ है, तो तेरे को 1 करोड़ रुपए रिसिप्ट हुए क्या, वो देख लो। तेरे बैंक में या कैश में कहीं तो 1 करोड़ आने चाहिए। ठीक है। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन, एक होता है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस के बाद में कुछ चीजें होती है फ्री, लेकिन कुछ चीजों को लगता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लब की कोई मैगजीन है ना, या कोई और मान लो पुराना आर्ट है, लाइब्रेरी है, राइट। तो वाउच मेंबर सब्सक्रिप्शन विथ काउंटर फाइल्स ऑफ रिसिप्ट टू इशू देम। जो भी रिसिप्ट आपने उनको इशू करी है, ठीक है, उससे आपको देखना पड़ेगा काउंटर फाइल से। उसके बाद में अरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। देखो, एंट्रेंस भी क्या होता है, आपको एंटर करना है। ठीक है। सब्सक्रिप्शन मतलब आपको कुछ फैसिलिटी फ्री है, लेकिन बहुत सारी फैसिलिटी के लिए आपको एनुअली पेमेंट करना होता है, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ये आपने पढ़ा है एनपीओ वगैरह में कहीं? ठीक है। तो
पहले तो आपको देखना है, जैसे आपने एंट्रेंस फी को वाउच किया वैसे ही सब्सक्रिप्शन को वाउच कर लो। वाउ सब्सक्रिप्शन विद द काउंटर फॉइल ऑफ रिसीप्ट इशूड टू देम, सिमिलर तरीके से। तो एक हो गया एंट्रेंस फी का पॉइंट, एक हो गया सब्सक्रिप्शन का पॉइंट। उसके बाद में अर्लियर ऑफ सब्सक्रिप्शन, कोई ना कोई तो होंगे जिनको हमने रिसीव दी लेकिन पेमेंट, तो एंश्योर दैट जो अर्लियर ऑफ सब्सक्रिप्शन है प्रीवियस ईयर के, वो करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड किए, है ना। ऐसा नहीं कि पिछले साल भूल गए, वो मेंबर ने इस साल पेमेंट किया सिर्फ इसी साल का किया, समझा ना बात को। तो अगर पिछले साल का उसका लाख रुपए पेंडिंग है तो इस साल वो लाख पहले ब्रॉड फॉरवर्ड होना चाहिए, फिर इस साल का लाख ऐड होना चाहिए। तो बोला देख लो करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है क्या। एंड अर्लियर्स फॉर द ईयर अंडर ऑडिट एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हैव बीन करेक्टली। अगर मान लो पिछले साल उसने बोला यार मेरे को बार बार मत याद दिलाओ 2 लाख रुपए, अब इस साल का मांगोगे क्या, आपको करना पड़ेगा एडजस्ट। सर 3 पॉइंट हो गए। एंट्रेंस फीस काउंटर फॉइल से टैली कर लो। चेक द रिसिप्ट ऑफ एंट्रेंस फीस with the counterfoil issued to them. Check the receipt of subscription with the counterfoil issued to them. ठीक है, ओके। उसके बाद में अर्लियर ऑफ सब्सक्रिप्शन, चेक वेदर अर्लियर ऑफ सब्सक्रिप्शन which is unpaid is correctly brought forward from the previous year and subscription received in advance has been correctly adjusted। बराबर है, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए। इसमें किसी को डाउट? एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, अर्लियर ऑफ सब्सक्रिप्शन। उसके बाद में अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, चेक द टोटल्स ऑफ वेरियस कॉलम्स ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड टैली देम। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के वेरियस कॉलम्स होते हैं, जैसे कि उसके एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन फीस, अगर कुछ ने एडिशनल कुछ लिया होगा वो फीस, इन सबको टैली कर लो अपनी कैश बुक से। तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बेसिकली चेक कर लो, ठीक है। कि मान लो अगर हम लोग 10 मेंबर है, ठीक है, 10 मेंबर की एंट्रेंस फीस 1-1 लाख रुपए है, कितना टोटल आना चाहिए? 10 लाख आना चाहिए ना। 11 कैसे आएगा भाई? 10 मेंबर इंटू 10, 10 मेंबर इंटू 1 लाख, 10 लाख आना चाहिए, 9 लाख आ रहा। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हो सकता है ना, एरर हो सकता है ना भाई, वो एरर चेक करना, समझा। तो चेक वेरियस, क्योंकि देखो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उधर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में जितनी भी कॉलम है उनकी टोटल चेक 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 कर लो कि 1 2 3 4 5 6 आना चाहिए, ठीक है, ओके। उसके बाद में इररिकवरेबल मेंबर ड्यूज, बहुत ही शानदार पॉइंट। सी द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, क्या है रजिस्टर ऑफ मेंबर, देखो, देखने के बाद क्या मालूम पड़ेगा, असर्टन करो कि मेंबर्स के ड्यू है क्या जो अरियर में है, जो अभी तक दिए नहीं है, और इंक्वायर करो क्या नेसेसरी स्टेप आपने लिया है उसकी रिकवरी के लिए। क्या क्लब बार बार रिमाइंडर दे रहा है क्या, आपका अरियर ड्यू है, आपका अरियर ड्यू है, 2-3 बार रिमाइंडर दे, 4थी बार धमकी दे, अगर अरियर नहीं आया है सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो जाएगा और आपका डिपॉजिट फॉरफिट किया जाएगा, ठीक है। क्या आपने स्टेप्स लिए गए रिकवरी के लिए। द अमाउंट जो इररिकवरेबल है उसको क्या करना है, राइट ऑफ करना है, ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन भी करना पड़ेगा और राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है, यहां तक ही ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, ओके। चलो, एक एंट्रेंस फी, क्योंकि बिना एंट्रेंस के तो क्लब चालू ही नहीं होगा, एंट्रेंस फी, उसके बाद में ईयरली, उसके बाद में अरियर ऑफ, उसके बाद में अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, वेरियस कॉलम्स ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का टोटल कर लो, और उसके बाद इररिकवरेबल ड्यू अगर कोई है तो वो देख लो कि कोई ड्यू अगर इररिकवरेबल है तो आपने क्या स्टेप्स लिए उसकी रिकवरी के लिए। अगर वो अल्टीमेटली इररिकवरेबल है तो ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज करो और राइट ऑफ करो, ठीक है। उसके बाद में प्राइसिंग, वेरीफाई द इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल देखो, एज रिगार्ड्स मेंबर्स बीइंग चार्ज्ड विद द प्राइस ऑफ फूड स्टफ एंड ड्रिंक्स प्रोवाइडेड टू देम एंड देयर गेस्ट। आपको इंटरनल चेक देना है, करना है कि जो मेंबर आ रहा है, जो खाना खा रहा है, जो ड्रिंक्स ले रहा है, उसके गेस्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं, उनको आपने बराबर चार्ज किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिना चार्ज करे उनको छोड़ दे रहे हो और ये सर से कैसे मांगे, सर से कैसे मांगे, अरे मांगना पड़ेगा ना भाई, बिल तो देना पड़ेगा ना। तो आप ये चेक करो कि इंटरनल चेक क्या है उसका, ऑर्डर लेने वाला व्यक्ति दूसरा होना चाहिए और जो बिल बना रहा वो व्यक्ति थोड़ा सीनियर होना। तो क्या है, क्लब में जाते ना तो लोग क्या है 10-10 लाख रुपए पे करते हैं सब्सक्रिप्शन, तो उनका एक स्टेटस सिंबल रहता है। अब वो ड्रिंक पी लेता है, ही इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, अब वो समझता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई उसको बिल मांगने आता है तो वो वेटर को बदतमीजी करता है, तो वेटर बिल देता ही नहीं है उसको। ये हो गया तो रेवेन्यू बराबर रिकॉर्ड नहीं हुआ।
तो ऑडिटर को देखना है कि क्या इंटरनल कंट्रोल है कि जो भी मेंबर खाना खाने आ रहा है उसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं। तो इंटरनल कंट्रोल का एक एस्पेक्ट ये होगा कि जो बिल बनाने वाला व्यक्ति वो थोड़ा सीनियर लेवल का है, जो हिम्मत करके उनसे बात कर सके। क्लियर है। दूसरा इंटरनल चेक ये होगा, सर कुछ भी नहीं है, हम जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक रिकवरेबल अमाउंट पहले से ले लेते हैं, तू खाना खा के गया ना, तेरे को पेमेंट करना ही नहीं है, हम ऑलरेडी उससे काट लेंगे, जो भी तरीका है। ठीक है। सो प्राइसिंग वेरीफाई करिए इंटरनल चेक एज रिगार्ड्स मेंबर्स बीइंग चार्ज विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ फूड स्टॉक्स, कि मेंबर्स को आप कैसे चार्ज कर रहे हो उसको लेके इंटरनल चेक देखो। एंड ड्रिंक्स प्रोवाइडेड टू देम एंड देयर। चल गौरव अभी तक के पॉइंट बोल, हेडिंग्स बिना देखे बेटा। एंट्रेंस फीस, इंटरनल चेक, ठीक है, सबको क्लियर है। वापस से पहला एंट्रेंस फीस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा इंटरनल चेक। ठीक है। अब प्राइसिंग बोल लो चलो। ठीक है। अब देखो मार्जिन अर्न, वाउच करिए परचेज ऑफ फूड स्टफ्स, सिगार्स, वाइन एटसेट्रा, है ना। मेंबर कुछ फूड स्टफ खरीदता भी है, ठीक है, कोई सिगार खरीदता है महंगी वाली। एक सेकेंड, हेलो, हाँ ठीक है, मैं व्हाट्सएप करता हूँ। हाँ ठीक है। तो अगर कोई मेंबर सिगार खरीदता है, फूड स्टफ खरीदता है, वाइन की बोतल खरीदता है, ठीक है, तो एंड टेस्ट देयर सेल प्राइस सो एज टू कंफर्म दैट द नॉर्मल रेट्स ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हैव बीन अर्न ऑन देयर सेल्स। ये देख लो कि मेंबर को फुकट भाव कुछ नहीं जा रहा है, एक नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट तो अर्न करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कॉस्ट से भी कम में दे रहे हो उनको। ठीक है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो फूड स्टफ है, जो सिगार है, वाइन है, ठीक है, इनका जो सेल प्राइस है उस पर एक नॉर्मल जीपी तो क्लब ने कमाया ही है। एक्चुअली ये रियलिटी नहीं है, क्लब नुकसान में ही रहता हर बार, और वो नुकसान के लिए पैसा भर रहे हैं लोग। ठीक है। मार्जिन अर्न, उसके बाद में आता है इन्वेंट्री। चेक द इन्वेंट्री ऑफ फर्नीचर, स्पोर्ट्स मटेरियल एंड अदर एसेट्स फिजिकली विद रिस्पेक्टिव इन्वेंट्री रजिस्टर और इन्वेंट्री प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द। जो भी आपके पास में फिजिकल स्टोर्स है, स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट है, अदर फैसिलिटीज है, उसको इन्वेंट्री रजिस्टर से टैली करो कि इन्वेंट्री में अगर 10 टेबल टेनिस की वो रखी लिखी हुई है तो 10 रैकेट है कि नहीं है, 3 बॉल है कि नहीं है, वो सब समझ में आया। ठीक है। उसके बाद में आता है इन्वेस्टमेंट। क्या आता है? इंस्पेक्ट द शेयर स्क्रिप्ट्स बॉन्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, चेक देयर करंट वैल्यूज फॉर डिस्क्लोजर इन फाइनल अकाउंट्स, आल्सो सर्टेन अरेंजमेंट्स फॉर देयर सेफ कस्टडी एंड सेटिस्फैक्टरी। मतलब क्लब के कुछ इन्वेस्टमेंट होंगे, वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर की इनकम चेक कर लो, वो इन्वेस्टमेंट सेफ कस्टडी में रखा है क्या वो चेक कर लो, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद में मैनेजमेंट के पावर्स एग्जामिन करो, द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द सेक्रेटरी एंड इफ दिस हैव बीन एक्सीडेड रिपोर्ट स्पेसिफिक केस फॉर कंफर्मेशन बाय द मैनेजिंग कमेटी। जो वहां पे सेक्रेटरी है, जो क्लब को मैनेज कर रहा है, उसकी एक पावर है, अगर वो अपनी पावर से ऊपर जाके कुछ कर रहा है और ऑडिटर को नजर आ रहा है तो ऑडिटर का काम क्या है कि मैनेजिंग कमेटी को बता दे कि यार ये बंदा है, इसके पावर में ये नहीं था, लेकिन ये बाहर के लोगों को भी स्विमिंग करने दे रहा है, ठीक है, और वो पैसा जेब में रख रहा है। ठीक है। तो आपको बताना है अगर सेक्रेटरी ने अपनी पावर एक्सीड करी तो मैनेजिंग कमेटी को आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है। चलो अपन पॉइंट देखते हैं। पहला क्या है? एंट्रेंस, सब्सक्रिप्शन, अर्लियर ऑफ सब्सक्रिप्शन, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, इररिकवरेबल ड्यूज, प्राइसिंग, मार्जिन, उसके बाद में इन्वेंट्री, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। क्लियर है। ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल हो गया, ऑडिट ऑफ क्लब हो गया, इनके 5-5 6 पॉइंट्स तो एकदम बाय हार्ट लर्न कर लेना। हेडर्स इंपॉर्टेंट है, मन का पॉइंट आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ का कुछ लिख रहे हैं। हाँ चलो, अब उसके बाद में आ जाओ, आप सबसे पहले आ जाओ, हायर परचेज बाद में करेंगे, पहले आ जाओ होटल्स पे, ये अपना आखिरी है, फिर उसके बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट चालू हो जाएगा बेकार वाला। ऑडिट ऑफ होटल्स, ठीक है। चलो, अब ऑडिट ऑफ होटल्स में सबसे पहले तो आप क्वेश्चन लिख लो ना, इसके क्या नाम है उसका, हॉस्पिटल के और क्लब के लिखो, और जगह छोड़ दो एरो के लिए। स्टेट द पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड
आज आपको बैंक ऑडिट के क्वेश्चंस का लिस्ट बन गया है, आज आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा, शनिवार को उसका प्रिंट आउट भी मैं दे दूंगा, लेकिन पीडीएफ हम आपको आज ही दे देंगे, लगभग 2-3 बजे तक आपको पीडीएफ आ जाएगा। वैसे क्वेश्चन बैंक मैंने कल टेली किया था, बहुत सारे क्वेश्चन में ऑलरेडी कवर्ड है, तो क्वेश्चन बैंक और उसका वीडियो आपके में ऑलरेडी है। सेट द पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल ऑडिटिंग हॉस्पिटल। उसके बाद में सेम क्वेश्चन क्लब के लिए। जाला, अब उसके बाद में आ जाओ आप ऑडिट ऑफ होटल्स पे। पहले आप लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो, स्टेट द पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल चेकिंग इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ होटल। ठीक है, उसके बाद में लिखो, स्टेट द पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड पर्टिकुलरली व्हाइल सीइंग रूम सेल्स एंड हॉल बुकिंग्स। ये अलग अलग क्वेश्चन आता है, बोले क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ रूम सेल्स और हॉल बुकिंग के लिए पूछेगा। फिर उसके बाद में इन्वेंट्री के लिए लिखो, जगह छोड़ते जाना। उसके बाद में लिखो फिक्स एसेट्स के लिए, दैट्स इट। ठीक है, हो गया, ओके। अब आ जाओ इंटरनल कंट्रोल पे। ठीक है, ऑडिट ऑफ होटल्स की कितने पॉइंट है? 6 पॉइंट, ठीक है ना। पहला, पिल्फरिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन एनी होटल एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल कैन नॉट बी अंडरमाइंड। मतलब एनीबॉडी? पिल्फरिंग का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी चोरी, ठीक है, एकदम छोटी छोटी, जैसे कि 10 क्यूब पड़े पनीर की, एक खा गया वो, अब तुम कैसे चेक करोगे इसको? क्लाइंट के लिए फिंगर चिप्स बनाई, एक खा गया, ठीक है। तो पिल्फरिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री में, ठीक है। तो इसी के लिए इंटरनल कंट्रोल का इंपॉर्टेंस जो है वो आप कम मत समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इंटरनल कंट्रोल का। बनाने वाला अलग है, पनीर देने वाला अलग है, ठीक है। तो सेकेंड, it is the responsibility of management to introduce controls which will minimize the leakage as far as possible। हमको पता है ये चीज तो, अरे यार, इंटरनल कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जोर की बोलो भाई, भूल गए क्या? मैनेजमेंट की दो तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एफआरएफ के सबसे एफएस बनाना और इंटरनल कंट्रोल में। तो बोलता है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो पहला चीज है पिल्फरेज, पिल्फरेज इज ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम। दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, द ऑडिटर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट ऑल टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम ऑक्यूपेंट्स ऑन फूड एंड ऑक्यूपेशन हैव बीन पेड टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। कौन एक्सप्लेन करेगा? बैठे मत रहो, पढ़ के एक्सप्लेन भी करना है, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो ना। हाँ बोल। हाँ, अगर तूने जीएसटी लगाया है तो जीएसटी को देना पड़ेगा ना, जेब में रखेंगे क्या वो? अगर वो तेरे होटल में रूम लेके रह रहे, रूम पे जीएसटी लगेगा, वो जीएसटी भी सरकार को देना पड़ेगा। तो देखो कि वो बराबर दिया है क्या, क्या कंट्रोल है उसके ऊपर, है ना। एक इंटरनल कंट्रोल पिल्फरेज का सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटरनल कंट्रोल लगाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? मैनेजमेंट का है। और
क्योंकि होटल के अंदर दिन रात टैक्स लगता है, खाने पे, होटल बुकिंग पे, शादी होती है ना, बाकी छोटे मोटे फंक्शन होते हैं, हर चीज पे टैक्स लगता है। तो वो टैक्स के ऊपर कंट्रोल क्या है, ऐसा ना हो कि हमने कलेक्ट तो किया लेकिन दिया ही नहीं, ठीक है। इफ द इंटरनल कंट्रोल इन होटल इज वीक या ब्रेक डाउन है, देन अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि हमने यही बोला कि इंटरनल कंट्रोल को अंडरमाइन मत करना, समझ लगा, ठीक है। उसके बाद में एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांजिएंट नेचर ऑफ मेनी ऑफ हिज क्लाइंट रिकॉर्ड्स, the auditor must rely to a very large extent on the gross margin shown by the accounts। मतलब क्या है, कोई ट्राई कर सकता है? होटल के बिजनेस का एक्चुअल सेल्स निकालना थोड़ा टफ हो जाता है, स्पेसिफिकली जब खाने की बात आती है, ठीक है। तो वो बोलता है वो तो तू चेक कर ही कर, जो तेरे को खाने का बिल मिला है, आप जाते हो ना खाने के लिए, वो बिल देता है आपको, सर 500 हुए, 600 हुए, 400 हुए, राइट, वो तो चेक कर ही कर, लेकिन ऑडिटर को मेजरली रिलाय पता है काय पे करना है, कि उसका सेल्स हुआ। सेल्स तो आइडेंटिफाई करना आसान है, कस्टमर को बिल देते हैं, वही सेल्स है, लेकिन खर्चा बहुत मुश्किल है। खर्चे में अब वो बोलेगा 2 किलो आलू लगा, अपन बोलेंगे 2 किलो कैसे लगा, अरे उसको लगा, ठीक है। तो लेकिन इस ऑडिटर को फिर यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए, ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज, कि ये बिजनेस में अगर किसी का कैफे है तो कैफे में सेल्स का 15% ग्रॉस मार्जिन बचता है, अब उसका 5 ही बच रहा है, मतलब तूने कुछ खर्च ज्यादा डाले, या तूने बहुत ही शुद्ध माल यूज कर लिया, ठीक है। तो अगर एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ द क्लाइंट रिकॉर्ड, ट्रांजिएंट मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग और अनरिलायबल, तो ऑडिटर को रिलाई करना पड़ेगा बहुत एक्सटेंट तक काय पे, ग्रॉस मार्जिन शोन बाय द अकाउंट, जो ग्रॉस मार्जिन शो करी है उस पर रिलाई करके उस पर आप देख लो कि वो बराबर है क्या मार्जिन। As a result, the scope of his audit test will necessarily be increased, and in the event of material margin discrepancy being unexplained, he will have to consider qualifying his audit। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है मार्जिन के अंदर, इन द इवेंट ऑफ मटेरियल मार्जिन डिस्क्रिपेंसी, अपने क्लाइंट की मार्जिन दिख रही है अनुशील 5%, इंडस्ट्री की मार्जिन 15% है, हमने मैनेजमेंट को बोला एक्सप्लेन करो, मैनेजमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो मार्जिन डिस्क्रिपेंसी है और मटेरियल भी है और अनएक्सप्लेन्ड भी है, तो फिर हमको हमारी ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई करनी पड़ेगी, मतलब खराब ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी। समझ में आ गया, ये है इंटरनल कंट्रोल्स के पॉइंट एक होटल में, ठीक है। चलो पहला बोलो, सबसे पहला बोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की, ठीक है। उसके बाद में पिल्फरेज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम है, उसके बाद में टैक्सेशन, जो भी टैक्स हुआ आपने लिया है वो बराबरली आपने डिपॉजिट किया है नहीं किया वो देख लो। उसके बाद में इंटरनल कंट्रोल अगर वीक है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, ठीक है। ये हो गए 4 पॉइंट। उसके बाद में ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज देख लो, और उसके बाद में अगर मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है ग्रॉस मार्जिन में और वो अनएक्सप्लेन्ड है, क्वालिफाई कर दो, ठीक है। क्लियर है, ये हो गया आपका इंटरनल कंट्रोल, है ना। एक बार फिर से लर्न कर लो, मैं किसी को उठाइए पूछ लो, टाइमर ऑफ 90 सेकेंड्स।
हो गया, सबका हो गया, बोलो सर सब 4 पॉइंट बोलो कोई भी। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल अगर वीक है तो हम्म मटेरियल डिस्क्रिपेंसी, मटेरियल डिस्क्रिपेंसी इन ग्रॉस मार्जिन रिमेन्स अनएक्सप्लेन्ड, तो फिर क्वालिफाई करेंगे रिपोर्ट को। ठीक है, चलो अब आ जाओ रूम सेल्स और हॉल बुकिंग्स पे। ठीक है, पहला, अभी ये समझ गए हॉल मतलब शादी के लिए हॉल बुक कर रहे हैं, रूम बुक कर रहे हैं। द चार्ज ऑफ रूम सेल्स इज नॉर्मली पोस्टेड टू गेस्ट बिल्स बाय द रिसेप्शनिस्ट। जो रिसेप्शनिस्ट है वो चार्ज करते हैं गेस्ट के बिल्स में। ठीक है, तो रूम सेल्स का चार्ज नॉर्मली कौन पोस्ट करता है? रिसेप्शनिस्ट। द सोर्स ऑफ दिस एंट्रीज इज इनवेरेबली द गेस्ट रजिस्टर, है ना। जैसे ही कोई गेस्ट एंटर हुआ है उसका बनता है गेस्ट रजिस्टर, उसका नाम वाम सब बन गया। ठीक है, और उसके बाद में कितने टाइम वो रुका वो सब देख लिया। अब ये जाता है रिसेप्शनिस्ट के पास में। ठीक है, फिर वो चेकआउट का टाइम तक बोलता है सर 1 मिनट रुको, वो चेक करता है, उसका बिल निकलता है, वो बिल आपको पकड़ाता है कि सर इतना आपका बिल। ठीक है, द सोर्स ऑफ दिस एंट्री इज इनवेरेबली, क्या सोर्स है एंट्री का? गेस्ट का रिसर्च। एंड ऑडिट टेस्ट शुड बी कैरिड आउट टू एंश्योर दैट द करेक्ट नंबर ऑफ गेस्ट आर चार्ज फॉर करेक्ट पीरियड। ठीक है, करेक्ट पीरियड के लिए चार्ज किया और करेक्ट नंबर के लिए दिया। ठीक है, राइट। सो पहला तो चार्ज कौन पोस्ट करता है? रिसेप्शनिस्ट, और इसको सोर्स क्या है? गेस्ट के रजिस्टर। तो ऑडिट टेस्ट आपको लगाना है ये देखने के लिए कि करेक्ट नंबर ऑफ गेस्ट आर चार्ज फॉर करेक्ट पीरियड। अगर वो 5 दिन के लिए रुके हैं तो उनको 5 दिन का लगना चाहिए, अगर वो 10 जन रुके हैं तो 10 जन का लगना चाहिए। ठीक है, आपने कल का न्यूज पढ़ा किसी ने? कल परसों कोई न्यूज देखा? उदयपुर में एक फैमिली गई रॉयल होटल में। ठीक है, यूपी की फैमिली, अपने 2 बच्चे, वाइफ, वहां पे वो लोग 10 दिन रुके, फुल ऐशो आराम। यो उदयपुर की, किसी को पता है उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स? ओ माय गॉड, दे हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉपर्टीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, गुड सोर्स ऑफ, गेट खोलना हो, गुड सोर्स ऑफ टूरिज्म। ठीक है, सो वहां पे गया वो, 10 दिन रुका, और पता है वो बिना पैसा दिए आ गया, बस आ जाओ, हाँ लगा दो उसको, वहां पे लगा दो कुछ। और वहां पे गया और बिना पैसा दिए वो चला गया, पूरी फैमिली जाती है। बंटी और बबली, पता है बंटी बबली? बंटी बबली मूवी, बंटी वाली मूवी है अभिषेक बच्चन की और रानी मुखर्जी की, जरूर देखना, पुरानी मूवी है, यूट्यूब पे मिलेगी। ठीक है, उसमें वो यही करते, लोगों को चूना लगाते। ठीक है, तो वो चूना लगा के चला गया। अब उन्होंने करे पुलिस कंप्लेंट, 5,37,000 का बिल था उसका, 10 दिन का, 5,37,000 बिना दिए चला गया। अब आप सोचो कि उसका क्या इंटरनेट कंट्रोल होटल का, कौन है उसका ऑर्डर? ठीक है, अब देखो रिसेप्शनिस्ट को चकमा देके चले गए, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी रहती कैसे चल जाता आदमी, किसी को मालूम नहीं पड़ता। और होटल मतलब होटल है, कोई किला थोड़ी है, कोई जेल थोड़ी है कि सब जगह लोग खड़े रहेंगे बिना पैसे देके कुछ। सो उदयपुर में एक्चुअली वैसी ही प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सो पहला क्या है, जो रूम सेल्स का चार्ज है वो कौन पोस्ट करता है? वो पोस्ट करता है गेस्ट बिल्स बाय रिसेप्शनिस्ट। कौन पोस्ट करते हैं? रिसेप्शनिस्ट। उसके बाद में इसकी सोर्स एंट्रीज क्या होती है? गेस्ट का रजिस्टर। क्या होता है? गेस्ट का रजिस्टर। तो ऑडिट टेस्ट लगाना चाहिए कि करेक्ट नंबर के लोग, करेक्ट करेक्ट लोगों को करेक्ट पीरियड के लिए चार्ज किया है। डन। ठीक है, एक हो गया, 2 हो गया। एनी डिफरेंस बिटवीन द चार्ज रेट्स used on the guest bills and the standard room rate should be investigated to ensure that they have been properly authorized। क्या मतलब है? अथर्व बताओ, चलो तुम बताओ। जो स्टैंडर्ड रूम रेट है हाँ और अपने गेस्ट को जो चार्ज किया हाँ उसमें कोई डिफरेंस है क्या? हाँ, वो चेक करो। उसमें डिफरेंस है तो प्रॉपर अथॉरिटी से पूछना ये डिफरेंस क्यों है, डिफरेंस सैंक्शन है क्या, है ना। भाई अगर वो रूम का भाड़ा 5,000 है, आपने 5,500 क्यों लगाया? सर उन्होंने एक्स्ट्रा बेड लिया था बच्चे के लिए, फिर बराबर है। स्टैंडर्ड रूम रेंट में तो एक्स्ट्रा बेड का पैसा नहीं होता, तो वो आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या है, सर रिसेप्शनिस्ट बनाती है बिल। ठीक है, सो
द चार्ज ऑफ रूम सेल इज नॉर्मली पोस्टेड टू द गेस्ट बिल्स बाय द, और ये एंट्रीज कहां से आती है, गेस्ट के रजिस्टर में। तो आपको ऑडिट टेस्ट लगाना चाहिए देखने के लिए करेक्ट नंबर ऑफ गेस्ट को सही पीरियड का चार्ज किया। 2 पॉइंट हो गए। कोई भी डिफरेंस अगर स्टैंडर्ड रूम रेंट में और जो आपने चार्ज किया उसमें अगर डिफरेंस है तो उसको आपको इन्वेस्टिगेट करना है और उसका प्रॉपर अथॉरिटी से सैंक्शन है क्या वो पूछना है। कोई डाउट किसी को? चौथा, द ऑडिटर शुड एंश्योर दैट प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड for booking of halls and other premises for special parties and recovered on the basis of ऑडिटर को देखना है कि प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन है कि हॉल बुकिंग शादी की होती है ना, 21-22 खाली है, 24-25 भरी हुई है, ठीक है, तो उसका प्रॉपर एक बुकिंग ऑफ हॉल्स का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन है, उनको सही तरीके से चार्ज किया है जो रेट्स है उस हिसाब से, ठीक है। कोई डाउट? तो अभी हमने पढ़े इंटरनल कंट्रोल होटल के और उसके बाद में हमने पढ़े रूम एंड सेल्स बुकिंग। चलो सबसे पहले हम लोग लर्न करेंगे इंटरनल कंट्रोल, रिवाइज करते हैं, ठीक है। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। अभी 2 पॉइंट बोल दो इंटरनल कंट्रोल के। पहला बोलो पिल्फरेज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम एंड इंटरनल कंट्रोल को अंडरमाइन नहीं कर सकते। दूसरा, अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम। ये 3 तो हो गए इंटरनल कंट्रोल के। उसके बाद में 2 पॉइंट है ग्रॉस मार्जिन के। एक देखो कि बिकॉज ऑफ द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ द अकाउंट्स ऑडिटर शुड रिलाई ऑन ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज इफ द ग्रॉस मार्जिन देयर इज अ वेरिएशन बिटवीन द ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज और वो वेरिएशन मटेरियल है और अनएक्सप्लेन्ड है। हाँ, और टैक्स कि अगर जो भी टैक्स कलेक्ट किया है खाने पे रूम पे तो वो प्रॉपर अथॉरिटी को डिपॉजिट कर दी। अब आते हैं रूम सेल्स बुकिंग। पहला पॉइंट है रिसेप्शनिस्ट का। तो द चार्ज फॉर रूम सेल्स इज जनरली पोस्टेड बाय द रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। These entries are on the basis of guest register. Audit test should be ensured that the correct period and correct number of people are being charged. The tariff rates, general tariff rate should be tallied with the amount charged, and if there is any difference, it should be investigated and properly sanctioned or not, it should be seen. उसके बाद में hall booking. Auditor should check whether proper records are maintained for hall booking and those are charged on the basis of approved tariff. झाला 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद में आ जाओ इन्वेंट्री पे। हाँ, थर्ड पॉइंट इन्वेंट्री। रेडी है? चलो दिव्या पढ़ो। कितनी बड़ी बात है। किसी भी होटल में इन्वेंट्री की अगर बात करी जाए तो वो रेडीली पोर्टेबल होती है, सेलेबल होती है। स्पेसिफिकली किसकी बात करेंगे? फूड और बेवरेज इन्वेंट्रीज, है ना। वो जो वेटर है वही बाहर के बाहर जाके ब्रीजर दे दे रहा उसको, वही बाहर के बाहर जाके रेडबुल दे दे रहा उसको। कोई भी पोर्टेबल छोटी छोटी चीजें जेब में आ जाती है, ठीक है। बर्गर बनाया, एक खुद ने खा लिया, एक कस्टमर को दे दिया। होटल है तो इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक कैसे रखते हैं पता है आपको? समझो 10 बर्गर के बन है, ठीक है, और अगर अगले दिन मान लो उसमें से 0 बचे, रिफिलिंग आ गई, तो वो 10 बर्गर का सेल पोस्ट होना चाहिए। कुछ रख दो ना उसके ऊपर। अगर सेल पोस्ट नहीं हुआ मतलब 10 में से 9 बेचा, एक खा लिया उसने। अब इसमें ये लोग चोरी क्या करते हैं, बोलते चूहा खा गया, वो नीचे गिर गया तो खराब हो गया, ये हो गया, तब उतना लेके चलना पड़ता, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो इन्वेंट्री इन एनी होटल आर बोथ रेडीली पोर्टेबल भी है और सेलेबल भी है। पर्टिकुलरली बात करें तो फूड और बेवरेज इन्वेंट्रीज, ठीक है। आगे इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे जो मूवमेंट्स है, ट्रांसफर है इन्वेंट्रीज के, वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। मतलब सर बर्गर के बन रखने का अलग स्टोर रूम होना चाहिए, है ना, कोल्ड स्टोरेज जैसा। और अगर उसको बर्गर बनाने को चाहिए तो एक आदमी आके खड़े होना चाहिए। वो आके कस्टमर का, अपन जब देते ना वेटर अपना ऑर्डर लिखता, तो वो ऑर्डर की चिट्ठी दिखाएगा, तब वो गेट खुलेगा, एक बर्गर का बन देगा उसको, समझा। ऐसा होता नहीं है रियल वर्ल्ड में, लेकिन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इट इज देयरफॉर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट ऑल द मूवमेंट्स ऑफ सच इन्वेंट्रीज शुड बी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड। तो पहला पॉइंट क्या था? रेडीली पोर्टेबल एंड सेलेबल, स्पेसिफिकली ड्रिंक और फूड। फिर इसके लिए सारे जो मूवमेंट ट्रांसफर है वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट। सिर्फ ये येलो पढ़ो, पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 3 बार।
पढ़ लिया, हो गया एकदम। आगे, एरियाज वेयर एरियाज एरियाज वेयर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इन्वेंट्री आर हेल्ड, जहां पे लार्ज क्वांटिटी की इन्वेंट्री रखी जाती है वो लॉक्ड होनी चाहिए, और की किसके पास में होनी चाहिए, डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास में। तो मैं कहूँ ये वाला और ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं मिलता है। तीनों पॉइंट क्रोनोलॉजी में, पहला कि रेडली पोर्टेबल है, ये इशू है, पहला पॉइंट ने बताया इशू है, उसके लिए क्या करना चाहिए, जो भी मूवमेंट ट्रांसफर है प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जहां पे वो स्टोर करा हुआ है वो डिपार्टमेंट मैनेजर के पास में चाबी होनी चाहिए, ठीक है। मैनी होटल्स यूज, पढ़ो भाई, समझा। बहुत सारे होटल क्या करते हैं, स्पेशलाइज इन्वेंट्री वैल्यूअर असाइन करते हैं, जो हर महीना हर हफ्ता आके इन्वेंट्री लेते रहता है, ठीक है, ताकि मालक जो बैठा है कहीं मॉरिशस वगैरह में वहां बैठा है, उसको ये रहना चाहिए कि मेरे एब्सेंस में चोरी तो नहीं हो रही। समझा। अभी जेडब्ल्यू मैरिट है, ये है, कितनी बड़ी बड़ी चेन्स है, इसकी मालक तो लंदन में है भाई, है ना। तो वो लोग क्या है, इन्वेंट्री वैल्यू और असाइन करते हैं, जो हर इसमें जा जाके इन्वेंट्री की वैल्यू करते रहते हैं पीरियोडिकली, फटाफट फटाफट, ठीक है। आगे, सिंपल है, उसको फिजिकल इन्वेंट्री अटेंड करना चाहिए। ओके, चलो लर्न करो पॉइंट्स, मैं पूछूंगा। टाइमर ऑफ 2 मिनट्स। हो गया, पढ़ लिया सबने। इन्वेंट्री इजी इजी पॉइंट्स है, ठीक है। अभी फिक्स एसेट्स और ये ट्रैवल एजेंट वाला आप घर पे पढ़ लेना, इजी सा पॉइंट है, फिक्स एसेट्स और ट्रैवल एजेंट, ठीक है, ये आपका हो जाता है। अभी आपका होमवर्क, सबने एलएलबी पढ़ के है ना, उसका टेस्ट लेना है, क्योंकि तो फिक्स एसेट्स आपको घर पे पढ़ना है, ये पढ़ लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये पढ़ लेना एक बार पढ़ने के लिए, ठीक है। अब इसके आप नोट्स बना लेना लर्न करके, ठीक है। अभी एक बार ना, हायर परचेज कहीं पढ़ा है क्या अपने, अच्छा उधर ना फाउंडेशन में पढ़ा है ना, ठीक है। तो आप सिर्फ क्या करना, इतना पढ़ के आना, ये सब फाउंडेशन का ही लिखा हुआ है, ठीक है। इस पे 2 क्वेश्चन आए हुए बोला हायर परचेज के ऊपर, तो इसको हल्के में नहीं लेना है, इतना पढ़ के आना। ये जो फाइनेंस लीज वाला है, क्योंकि हम लीज ही पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये अपन
कल कर लेंगे, ये ऑडिट प्रोसीजर भी अपन कर लेंगे, ठीक है। ये मैं करवा दूंगा, सिर्फ इतना पढ़ के आ जाना, और ना ये वाले पे क्वेश्चन लिख देना, ठीक है। बाकी सब क्वेश्चन मैंने लिखवा दिया, ये वाला पढ़ के नोट भी बना लेना इसका। हायर परचेज में इसका मत बनाना कुछ भी, इसी पढ़ लेना, पढ़ के छोड़ देना। इस पे क्या बनाओगे कि जब आप हायर परचेज ट्रांजेक्शन को चेक कर रहे हो तो ऑडिटर को क्या क्या एग्जामिन करना है, तो स्टेट व्हाट पॉइंट्स मस्ट बी एग्जामिनेटेड बाय द ऑडिटर व्हाइल ही इज चेकिंग हायर परचेज ट्रांजेक्शन। ये एक क्वेश्चन लिख के आंसर लर्न करके आंसर लिख के लाना। फिर उसके बाद में मैं ये एक और ये दो करा के आई विल मूव टुवर्ड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। डन। अब हम लोग चालू है कोऑपरेटिव सोसाइटी, वही थोड़ा सा ऐसे सा पार्ट है टाइम पास वाला। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपन करेंगे अच्छे से पूरा, लेकिन वो जनरली इस पे क्वेश्चन पूछते नहीं है। उन्होंने 2 एडिशंस भी किए पीछे सोसाइटी के नाम से, वो भी अपन पढ़ेंगे। डन, ठीक है। कल छुट्टी है पूरा दिन, आज प्री वालों का टेस्ट है शायद, ठीक है। तो टेस्ट शाम को ले लेंगे अपन लाइब्रेरी पे, लाइब्रेरी पे ले लेंगे। 4 से 5 दोगे क्या इसके बाद में? मैम को रहेगा तो मैम ले लेगी, अगर मैम को नहीं अवेलेबल रहेगी तो अपन लाइब्रेरी पे चलेंगे। 5 बजे आ जाओ, 4 बजे भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। ठीक है, वो आप मैम से बात कर लेना। और आज थोड़ा मैम का हेल्थ ठीक नहीं है, क्लास है लेकिन, और कल पूरा दिन छुट्टी है। और सैटरडे को प्री वालों को और पोस्ट वालों का डीटी का लेक्चर शायद नहीं है, मतलब हर सेकंड सैटरडे आपको डीटी के लिए ऑफ रहेगा, ऐसा कुछ है, क्योंकि लाइव है ना लेक्चर हो, तो वो हिसाब से, ठीक है। और सैटरडे को वी आर गोइंग टू क्लोज लीजिए, नो मैटर कितना टाइम लगे, क्या लगे, कितना एक्स्ट्रा टाइम लगे, ठीक है। संडे को क्लास नहीं रहने वाला है, मंडे को संडे को एक क्लास रहने वाला है, मैं बता दूंगा काय का, हाँ कॉस्टिंग का शायद क्लास रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट भी है और क्लास भी रहने वाला है, ठीक है, मैम बता देगी। और डब्ल्यूसीएम का आपका क्लास है, डब्ल्यूसीएम खत्म हो जाएगा, एक संडे को क्लास रहेगा और एक नेक्स्ट वीक में एक आधा क्लास में एडजस्ट करके डब्ल्यूसीएम का क्लास लगवा के डब्ल्यूसीएम अच्छे से हो जाएगा अपना। उसका अभी तक एक ही टेस्ट हुआ ना अपना, ठीक है, तो वो भी अपन कर लेंगे। और अगले हफ्ते से फिर आप लोगों का बैच खत्म हो जाएगा एएस का, और पोस्ट और हम लोग सब चालू करेंगे एसेट बेस्ड इंडिया, एसेट बेस्ड एएस, ठीक है। उसको भी एक 15 दिन के आसपास मेरा एस्टिमेशन लगना चाहिए, ठीक है। थोड़े बहुत हल्के एक्स्ट्रा क्लासेस अपन लेंगे, लेकिन अपन 15 दिन में ट्राई करेंगे कि अपना वो खत्म हो जाए, तो आप लोगों का एएस का बहुत शानदार पार्ट खत्म हो जाए, ठीक है। एएस की सबसे बड़ी दुविधा ही वो है कि एएस उन्होंने सारे रख दिए पोर्शन में, और उसका वेटेज सिर्फ हार्डली 40 मार्क 50 मार्क का वेटेज है, तो थोड़ा सा